गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सेल के बारे में। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का नेम है। चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस क्लासेस में हमने सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे थे। आज हम पेरोक्सीसोम और दूसरे जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है। फर्स्ट हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ठीक है बेटा, लाइसोसोम्स, ये सब डिस्कस कर लिया। आज हम लेते हैं पेरोक्सीसोम। बच्चों, पेरोक्सीसोम्स की जो डिस्कवरी है वो क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। बच्चों, पेरोक्सीसोम्स जो है प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी डुवे ने एंड दे आर द सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज। और पेरोक्सीसोम्स के अंदर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज टाइप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेज और ऑक्सीडेशन और कैटलाइजेशन का वर्क करते हैं। जनरली ये जो सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स है जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स है, तो उनको ये स्प्लिट कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसकी साइट है पेरोक्सीसोम। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सेवंथ जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये नहीं पाए जाते। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी कॉलिकर ने और जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है ये दिया था कार्ल बेंडा ने। ओके बेटा, तो ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल पाथवे है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। बच्चों, अभी मैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी रफ कॉपी के अंदर साथ साथ में ड्रॉ कीजिए।
बच्चों यहाँ पर मैंने एक स्केच ड्रॉ की है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है। ओके, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं सेल के अंदर, और जिन सेल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है वहाँ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की स्केच है जिसमें सबसे बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन अंदर से फिंगर लाइक प्रोसेस के रूप में अंदर फोल्डेड होता है। तो इन फिंगर लाइक प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा प्लूरल क्रिस्टी। और इनके स्ट्रक्चर्स है बेटा, इन्हें हम F0 F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स कहते हैं। अंदर जो फ्लूइड है
इस फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डीएनए है और ये 70S राइबोसोम्स है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, किस फॉर्म में जाना जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो ये स्केच है बच्चों। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी हाउस कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल पाथवे है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और इसके द्वारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में, एनएडीपीएच के फॉर्म में, एफएडीएच के फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन की क्रेब्स साइकिल की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया, और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ये मेन फंक्शन इनका, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, और इनकी जो स्ट्रक्चर है डंबल शेप भी हो सकती है, ग्रेन्युलर भी हो सकती है, ठीक है, पार्टिकुलेट फॉर्म में हो सकती है इनकी स्ट्रक्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं प्लास्टिड। 8 लेते हैं प्लास्टिड। बच्चों, प्लास्टिड्स की डिस्कवरी अर्नेस्ट हैकल ने की थी। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और मेनली ये प्लांट्स के अंदर, प्लांट की सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। प्लास्टिड्स बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, जो प्लास्टिक से दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। बच्चों, जो ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिक्स होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते, लेकिन ये फूड कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं। सेकंड लेते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल को छोड़कर डिफरेंट टाइप के अदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट को वेरियस कलर इम्पार्ट करते हैं, वेरियस कलर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, तो वो किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स स्टोर्ड हैं, उनकी वजह से उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है हमें। थर्ड टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स हैं, ये मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं प्लांट की लीव्स को, प्लांट के स्टेम।
ओके बेटा, तो अपन एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ डिस्कस करते हैं अपन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में फर्स्ट टाइप है एमाइलोप्लास्ट। यस बेटा, ल्यूकोप्लास्ट थ्री टाइप्स के होते हैं जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं। ये थ्री टाइप्स हैं, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोनोप्लास्ट, और थर्ड है इलियोप्लास्ट। बच्चों, जो एमाइलोप्लास्ट है ये स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, स्टार्च जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टोर करते हैं। ये जो प्रोटीनोप्लास्ट है, जिन्हें हम एल्यूरोनोप्लास्ट भी कहते हैं, ये प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। और जो इलियोप्लास्ट है ये फैट का और ऑयल का स्टोरेज करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये थ्री टाइप के ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो सेकंड है वो है क्रोमोप्लास्ट। बच्चों, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन, जेंटोफिल्स और भी कई सारे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट पिगमेंट्स का स्टोरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन।
नाइन्थ क्लास। क्लोरोप्लास्ट जो है एक थर्ड टाइप है प्लास्टिड्स का, और ये प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है वहां पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर स्पेशली पाए जाते हैं ये। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो सिंगल को हम कहते हैं थाइलेकॉइड, और इनका जो स्टॉक है एक के ऊपर एक, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और ऐसे कई सारे ग्रेनम पाए जाते हैं, तो इन्हें हम प्लूरल टर्म में ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। अच्छा, ये जो ग्रेन थाइलेकॉइड्स है, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, स्पेशली क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इन्हें हम क्वांटाजोम्स कहते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इनका ये जो पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं। और ग्रेना आपस में जिन स्ट्रक्चर्स के द्वारा अटैच रहते हैं, उन्हें हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ये 70s राइबोसोम्स हैं, और ये डीएनए है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो ये स्पेशल प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी कॉपी भी बना सकते हैं। तो इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। इनके फंक्शंस की बात करूं तो ग्रेना के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ओके, और तो जो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, वो ग्रेना के अंदर पाई जाती है, और इस लाइट एनर्जी का वो यूटिलाइज करते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। तो डार्क रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की, वो स्ट्रोमा पार्ट में पाई जाती है, जिसमें लाइट रिएक्शन की एनर्जी को यूज करते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है स्ट्रोमा पार्ट के अंदर। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस हैं। ओके, अब बच्चों जल्दी से अपन जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक दो बचे हैं। अपन कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं जो पिछली क्लास में नहीं कर पाए थे, प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, और कुछ एक सॉल्यूशंस के बारे में। तो बच्चों एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, कुछ सॉल्यूशंस हैं।
फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, प्लाज्मोलाइसिस। बच्चों प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि जब किसी सेल को नमक के पानी में या चीनी के पानी में, जिसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे, तो जब किसी सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से सेल के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर मूव कर जाते हैं। तो वाटर के बाहर मूव करने से सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। इसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल व्हेन अ सेल put inside a salt solution is called plasmolysis। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल को छोड़ देता है और श्रिंक हो जाता है। ठीक है। कुछ सॉल्यूशंस हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सेल को रखते हैं, अगर उस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा ज्यादा है, सॉल्ट या तो है ही नहीं या बहुत ही कम है इन कंपेयर टू सेल, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखने पर बाहर से जो पानी है वो सेल के अंदर मूव करता है एंडोऑस्मोसिस के द्वारा, और जो सेल है वो टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। सेकंड लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो है वो इक्वल है सेल के अंदर सॉल्ट और वाटर के रेशियो के। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसो यानी कि इक्वल आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखने पर जितना वाटर एंडोऑस्मोसिस के द्वारा सेल के अंदर एंटर होता है, उतना ही वाटर जो है सेल के बाहर एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा रिलीज हो जाता है। तो एक बैलेंस बना रहता है इसमें, ना तो सेल स्वेल होती है, टर्जिड होती है, ना ही श्रिंक होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट और वाटर का रेशियो ऐसा है कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन कंपेयर टू सेल। तो ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखने पर सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल से बाहर मूव करता है एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा, और सेल जो होती है श्रिंक हो जाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एक और टर्म है बच्चों डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस। बच्चों प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यदि हम वापस से, यानी कि श्रिंक्ड सेल को वापस से यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या वाटर में, इसे हम वाटर भी कह सकते हैं, वाटर में रखेंगे तो सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस होगा और सेल वापस से टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। The normalization of the shrinked cell when cell put in a hypotonic solution is called deplasmolysis. Okay. तो बच्चों कुछ एक टर्म्स दिए, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।